नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली हादसे पर अब सियासत गर्मा गई है। जी हां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। स्वाति गो बैक के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं संसद में छात्रों के इंसाफ की आवाज जरूर उठाऊंगी। स्वाति दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सेंटर में एक बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाबत उन्होंने ये बातें कही। स्टडी सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में अचानक पानी घुस गया, जिसकी वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस लापरवाही को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि अभी राजेंद्र नगर में यूपीएससी के छात्रों से मुलाकात हुई। सबने बहुत अच्छे से मुझसे बात की और अपनी जायज पीड़ा बताई। उनके मन में बहुत गुस्सा है कि अभी तक दिल्ली सरकार के मंत्री और मेयर उनसे मिलने नहीं आए। इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये आपदा नहीं, मर्डर है। बेशर्मी देखिए, अभी भी जवाबदेही की जगह विधायक और पार्षद कुछ वॉलंटियर्स को छात्रों के बीच में भेजकर मेरे खिलाफ नारे लगवाने में दिमाग चला रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि मैं मांग कर रही हूं कि इनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। तुरंत मंत्री और मेयर को अपने आलीशान घर और एसी कमरों से निकल के इन बच्चों से आके माफी मांगनी चाहिए। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देनी चाहिए। मैं संसद में छात्रों के इंसाफ की आवाज जरूर उठाऊंगी, ऐसा कहना है स्वाति मालीवाल का। ये राज्यसभा सांसद हैं और लगातार विवादों से अब इनका परिचय बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण आपके सामने है। स्वाति गो बैक के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वह अपने ही पार्टी को लोगों को कटघरे में खड़ी कर रही है। आपको बता दें कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी दिल्ली के राउज स्टडी आईएएस में हुई है, जो एक प्रमुख कोचिंग संस्थान है यूपीएससी का, जिसके बेसमेंट में अचानक से बारिश का पानी घुस गया, जिसके चलते 3 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई। यह अपने आप में एक बेहद बड़ा मामला है। ओल्ड राजेंद्र नगर वह इलाका है जहां यूपीएससी कोचिंग के तमाम संस्थान हैं। अभिभावक अपने बच्चे को उसके बेहतर भविष्य और उज्जवल सपने के लिए वहां भेजते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इस तरह की त्रासदी हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल आईएएस कोचिंग सेंटर से भी हैं, लेकिन उतने ही प्रशासन और शासन से भी। ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम हुई भारी बारिश ने 3 जिंदगियां ले ली। यह बारिश की वजह से राव आईएएस नाम के एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस गया। इस हादसे में 2 छात्राएं और 1 छात्र की जान चली गई। यह कोचिंग सेंटर सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कराता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी, जहां ये तीनों छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे।
इसी बीच वहां बेहद तेजी से पानी भरने लगा, जिसकी वजह से ये लोग वक्त रहते निकल ही नहीं पाए और वहां उनकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मूसलाधार बारिश तो पूरे इलाके में हुई, लेकिन ये फ्लैश फ्लड इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में क्यों आया, जबकि आसपास के दूसरे कोचिंग सेंटर्स बिल्कुल सूखे रहे। बताया जा रहा है कि यहां कोचिंग सेंटर के बिल्कुल बगल में ही एक ड्रेनेज पाइप है। आशंका जताई जा रही है कि यह पाइप ही फट गई, जिससे कोचिंग के बेसमेंट में फ्लैश फ्लड आ गया। इस दौरान बेसमेंट में पानी इतनी तेजी से भरा कि ये 3 छात्र छात्राएं वक्त रहते निकल ही नहीं पाए और वहीं फंसकर उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रस्सियों के जरिए छात्रों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से वहां रखा फर्नीचर तैरने लगा और इससे बचाव अभियान में काफी मुश्किल सामने आई। तो यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके की है, राउज आईएएस स्टडी सेंटर की है, जहां के बेसमेंट में पानी घुस गया। समय रहते ये तीनों छात्र छात्राएं वहां से निकल नहीं पाए और उनकी जान चली गई। कई सवालिया निशान इस पूरे वाक्य पर हैं कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली और उसके भी यूपीएससी कोचिंग हब ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसी घटना हो जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, 3 छात्रों की जिंदगी खत्म हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब एक छात्र करंट लगने की वजह से कोचिंग सेंटर के बाहर उसकी जान चली गई। आखिर यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इसके ऊपर शासन, प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, जो भी अथॉरिटीज हैं, आखिर उनकी नींद कब खुलेगी, कोई ठोस कदम कब उठाया जाएगा, इसकी राह पूरा देश देख रहा है। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ और फायर के टीम्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कि सर्च ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बीइंग टोटली डार्क, बीइंग अ डीप completely flooded basement and also because there is lot of furniture and other things in that basement, जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है। तो you can imagine कि the rescue operation becomes difficult, but they are very trained teams which are doing their trained teams which are doing their very best। वो अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं लोगों से और आप सबसे भी अपील करता हूं कि यहाँ पर भीड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का बाधा ना पहुंचाएं। जिन लोगों का सीन पे कोई काम नहीं है वो यहाँ से चले जाएं ताकि इमरजेंसी सर्विसेज अपना काम स्मूथली कर सके। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ हुई इस दुर्घटना में डूबकर मरने वाली एक छात्रा अंबेडकर नगर जिले की श्रेया यादव भी थी। जैसे ही इस घटना की जानकारी श्रेया यादव के गांव हासिमपुर बरसावा में पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया। श्रेया यादव के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में पिता धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्रेया यादव के घर का नाम प्रीति था, जो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। पढ़ने में बेहद होनहार श्रेया सुल्तानपुर के एग्रीकल्चर विषय से बीएससी करने के बाद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उसने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। पूरे परिवार और इस जिले का सपना श्रेया लेकर अपने साथ दिल्ली आई थी, लेकिन जिस तरह से कोचिंग सेंटर और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही हुई, इस भयानक हादसे में 3 छात्र छात्राओं की मौत हुई, उनमें श्रेया यादव भी शामिल रहीं। दुखों का पहाड़ उनके परिवार पर टूट गया। उनकी बुआ और भाई अभिषेक यादव ने इस दुखद घटना के पीछे सीधे सीधे कोचिंग सेंटर्स और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस दिल को दहला देने वाली घटना की जानकारी यहां जिला प्रशासन को भी हुई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला ने भी मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि श्रेया यादव की मौत एक गंभीर दुर्घटना है और जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे चाचा का फोन आया तो उन्होंने पूछा कि बात हुई थी या नहीं हुई थी, तो हमने बोला बात अभी नहीं हुई है।
तो बोले पूछ के बताओ मम्मी से। मैंने पूछा, मम्मी बोली आज बात नहीं हुई है। तो उसके बाद उन्होंने उसके निवास स्थान पे गया। निवास स्थान के बाद कोचिंग के पास गए। कोचिंग के पास पता चला कि कुछ बच्चे जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड में पता चला, हाँ, तो वहाँ पे नाम से पता चला कि यहाँ पे है। तो वहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन मिला। उसके बाद से उन्होंने वहाँ जानने की कोशिश की कहाँ पे है। क्या बच्ची कितना पढ़ी थी? बच्ची ग्रेजुएशन की थी, बीएससी इन एग्रीकल्चर में। उसके बाद उसको यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन दिलाया गया था। उसी दौरान उसको मदर इंडिया डेयरी में जॉब भी मिल रही थी, लेकिन हमने मना किया कि अभी जॉब मत करिए, आप यूपीएससी कोचिंग करिए, अभी तुम्हारे पास पढ़ने का समय है, 2-3 साल यूपीएससी के लिए दीजिए, उसके बाद जॉब तो पूरी लाइफ करना ही है। और अब बात उत्तराखंड की, जहां कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने दोनों विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि उनके लिए यह खुशी का पल है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मंगलौर की जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया और लोकतंत्र को कामयाब बनाया। वहीं बद्रीनाथ से उपचुनाव जीतकर आए कांग्रेस विधायक लखपत बटोला ने कहा कि सदन के भीतर कांग्रेस का संख्या बल बढ़ा है, इसके लिए वह जनता का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं उन्होंने केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर दावा करते हुए कहा कि इस सीट पर भी कांग्रेस भारी वोटों से जीत हासिल करेगी। बता दें कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था, जबकि 13 जुलाई को दोनों ही सीटों पर मतगणना हुई थी। कांग्रेस के पास पहले 19 सीटें थी, लेकिन बद्रीनाथ से कांग्रेस के टिकट पर 2022 में चुनाव जीतने के बाद हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। तब से कांग्रेस की विधानसभा में केवल 18 सीट रह गई थी। अब ये दोनों सीट जीतकर कांग्रेस के पास 20 विधायकों की संख्या है। हमीरपुर नगर पालिका क्षेत्र के बस्ती के लोगों ने कई वर्षों से खराब रास्ते और जल भराव की समस्या को लेकर आखिरकार तंग आकर NH 34 को जाम कर दिया, प्रदर्शन भी किया। हाईवे पर जाम लगाए जाने की जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस वहां पहुंची। लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। जाम की सूचना मिलने पर नगर पालिका की टीम ने मोहल्ले में जाकर जल भराव वाले क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। दरअसल हमीरपुर नगर पालिका इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र के डिग्गी मोहल्ले की बस्ती के लोगों ने NH 34 हाईवे को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पिछले कई वर्षों से बराबर मोहल्ले में सड़क खराब होने और जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। रास्ते में जल भराव की समस्या से आए दिन लोगों को तकलीफ होने लगती है। उससे परेशान और आजिज होकर लोगों ने आखिरकार NH 34 को जाम कर दिया। NH 34 में जाम लगने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि फिर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जाम हटवाया गया। जाम की जानकारी होने के बाद डिग्गी मोहल्ले में नगर पालिका की टीम भी गई और वहां निरीक्षण भी किया। वहीं दिल्ली में एसोसिएशन फॉर इंडिया इंटरनेशनल मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सर्विस या AIIMAS ने मध्यस्थता या मीडिएशन पर एक सेमिनार का आयोजन किया। दरअसल AIIMAS ने अपने 4 साल पूरे किए हैं। इसी उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। साथ में एक YouTube चैनल लॉ लॉन्च को भी लॉन्च किया गया, जिसमें मीडिएशन के बारे में बताया जाएगा। इस सेमिनार में मीडिएशन क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। सेमिनार का थीम था पावर ऑफ मीडिएशन इन बिजनेस वर्ल्ड। सेमिनार में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वे थे स्टार्टअप और मीडिएशन, बिजनेस में मीडिएशन की नीति, बौद्धिक संपदा विवाद और मीडिएशन इत्यादि। AIIMAS एक अग्रणी संस्था है जो मीडिएशन को बढ़ावा देता है।
महाभारत की बात करूं तो भगवान कृष्ण भी स्वयं शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास। लेकिन कहीं ना कहीं आप वहां पर भी जानते हैं, क्योंकि वो शांति प्रस्ताव दुर्योधन ने ठुकराया तो बाद में विध्वंस हुआ इतना ज्यादा। आप जब भी मिडिएशन में जाते हैं, एक एडवर्सरियल प्रोसेस जो लिटिगेशन है वो अगर उसको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो मिडिएशन उसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कारगारी होती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बिना ट्रैवल किए हुए मीडिएशन कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मीडिएशन को बहुत ज़्यादा फास्ट भी किया जा सकता है। मैं तो वो दौर देख रहा हूँ जहाँ पर कुछ ही देर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मीडिएटर के स्वरूप में देखेंगे, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो मनुष्यों के जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो एक बहुत यूनिक सा अपॉर्चुनिटी है। We have young, energetic judges who understand technology, or at least make the attempt to completely understand it with a lot of curiosity. That's very useful. We also have specialized intellectual property division after the Commercial Courts Act came in. The IPD judges are devoted only to doing IP cases from morning to evening, and so the result is matters are getting disposed of. They are being heard, they are being disposed of, and the quality of our decisions are no less than any country in the world. और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधे आपको उसके बारे में बताएंगे। लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग गई है। जी हां, माता प्रसाद पांडे यूपी के नेता प्रतिपक्ष होंगे। बेहद चौंकाने वाला नाम। समाजवादी पार्टी विधायकों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। माता प्रसाद को विधायक दल का नेता चुना गया है। माता प्रसाद, आपको बता दें कि विधानसभा के स्पीकर भी पहले रह चुके हैं, वह इटावा से विधायक हैं। उनका पूरा नाम माता प्रसाद पांडे है। उनके इस चुनाव से यह समझा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अब ब्राह्मणों को भी साध लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। लगाए जा रहे सभी कयासों को गलत बताकर समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे पहले स्पीकर भी रह चुके हैं। इसी के साथ वह 2 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जैसा कि हमने आपको बताया। फिलहाल वह इटावा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को मौका देकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ ही ब्राह्मण राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। अब कल यानी सोमवार से यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी माता प्रसाद पांडे संभालेंगे। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने कद्दावर नेता कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाया है, तो वहीं महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राकेश कुमार उर्फ आरके वर्मा उप सचेतक बनाए गए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक रस्तोगी लखनऊ से जुड़े हैं। जो अभिषेक, ये तो बिल्कुल सोच के ही बाहर वाली नाम के ऊपर मुहर लग गई। कहां इंद्रजीत, कहां चाचा शिवपाल यादव, सब पीछे रह गए और माता प्रसाद आगे निकल गए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक जो नाम चल रहा था वो इंद्रजीत सरोज का चल रहा था। उसके अलावा ये हुआ था कि अब जब इस कुर्सी से अखिलेश यादव हटेंगे तो चाचा शिवपाल को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन आज एक बैठक हुई है, तमाम जो विधायक हैं उनके साथ सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी। अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद थे और उसके बाद जो इस पे मंथन हुआ है और जो निकल के सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इनका नाम तो कहीं इर्द गिर्द था भी नहीं माता प्रसाद पांडे का। लेकिन ऐसे में एक समझने वाली बात यह है कि पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश में जो उनका जो एक्सपेक्टेड वोट बैंक नहीं था और जो सीटें नहीं थी उसको भी, उस पर भी कब्जा किया, उसको भी पर उन्होंने काबिल होने पे वो जो है सफल रहे। तो ऐसे में जो ब्राह्मण राजनीति है कहीं ना कहीं उसको लुभाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है और सम्माना जा रहा है, और ऐसा है भी कि 10 सीटों पर चुनाव होना है और आगे चल के जो विधानसभा चुनाव है वो होना है। तो ऐसे में इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए माता प्रसाद पांडे को जो है ये कुर्सी सौंपी गई है, नेता प्रतिपक्ष जो है
वो बनाया गया है। सुबह से बैठक चल रही थी और उसके बाद अब ये निर्णय हुआ है। अभिषेक, यह अभी तक माना जाता रहा था कि चौंकाने वाले नाम केवल बीजेपी के तरफ से ही निकल कर आते हैं, जो किसी ने नहीं सुने, लेकिन अब मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अखिलेश यादव भी लोगों को चौंका रहे हैं और साथ ही राजनीतिक गलियारों को भी चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीए तो उनके बैकबोन थी ही, क्या इसी बहाने अब ब्राह्मण वोट बैंक को साध कर पूरे यूपी विधानसभा के ऊपर अब अखिलेश की नजर है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने, अखिलेश की नजर है और अखिलेश अब ये चाहते हैं कि जो बीजेपी जो दम भरती है ब्राह्मण वोटों का, कहीं ना कहीं उसको काटने के लिए, और यही एक रीजन है कि ब्राह्मण चेहरा है जिसको जो नेता प्रतिपक्ष है वो बनाया है अखिलेश यादव ने, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होना है। और अगर हम बात करें इससे पहले की, तो इससे पहले अभी जब लोकसभा चुनाव होने थे तो हमने कई बार देखा कि अखिलेश यादव ने अचानक कुछ फैसले लिए, प्रत्याशी को बदला, और जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक वाली बात थी कि इंतजार कर रहे थे कि कब बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, उसके बाद इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा और चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं वही स्ट्रैटेजी इसमें भी सामने देखने को आई है कि माता प्रसाद पांडे का नाम कहीं नहीं था, उसके बावजूद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि 10 सीटों पर अभी उपचुनाव होने हैं। ये जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है, एक प्रैक्टिस मैच माना जा रहा है, और उसके अलावा जो 2027 में चुनाव होना है विधानसभा का, उसके मद्देनजर एक तरफ पीडीए को तो ये पहले ही बैकबोन, जैसा कि आपने कहा और मुझे जाहिर है, और उसके साथ ही साथ अब जो ब्राह्मण राजनीति और जो ब्राह्मण वोट है कहीं ना कहीं उस पर भी अखिलेश यादव की निगाह है। चलिए, बिल्कुल, तो अब सेमीफाइनल मैच के ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि फाइनल का रास्ता तो वहीं से होकर निकलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब हम आपको बताएंगे एक और बड़ी खबर के बारे में जो इस वक्त सुल्तानपुर अमेठी से आ रही है। वहां पर लखनऊ की तरफ से जा रही रोडवेज बस और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई है। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल पहुंचाया है उपचार के लिए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को डॉक्टरों ने अब जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि यह थाना मुसाफिर खाना कस्बे का मामला है। तो यह बड़ी खबर आ रही है अमेठी से, जहां हाईवे पर एक रोडवेज बस और एक बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। मुसाफिर खाना कोतवाली की यह बात है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दूसरा व्यक्ति घायल है, गंभीर अवस्था में है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।